नमस्कार, स्टेट न्यूज बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर बुलेटिन की अहम सुर्खियों पर। अश्लील वीडियो के धंधे में नाबालिग डॉक्टर, एडवोकेट, बिजनेसमैन तक को फंसाया। 1 साल में 60 से ज्यादा गैंग पकड़ी। जालौर एसीबी ने की सिरोही में बड़ी कार्रवाई। जवाल नगरपालिका में रिश्वतखोर चेयरमैन विक्रम राणा को घूस लेते दबोचा। लोन लेने के नाम पर नटवर लाल ने आधा दर्जन से अधिक लोगों से ठगे लाखों रुपए। नटवर लाल ने दिव्यांग महिलाओं को भी नहीं बख्शा। और खबरें विस्तार से। राजस्थान में 14 से 16 साल के नाबालिग आपत्तिजनक वीडियो बनाकर लोगों को ब्लैकमेल कर रही हैं। खुद को लड़की बताती हैं, फर्जी नाम से फेसबुक आईडी व व्हाट्सएप के जरिए बड़े बड़े को मैसेज करते हैं, फिर दोस्ती पर वीडियो कॉल करते हैं। फिर उनमें से कोई कॉल रिसीव करता है तो आपत्तिजनक वीडियो बनाकर सेक्स टॉर्शंस में फंसा लेते हैं। वीडियो को वायरल करने के नाम पर मोटी रकम ऐंठ लेते हैं। सोमवार को भी ऐसी एक गैंग के 5 लोगों को पकड़कर पुलिस ने मामले का खुलासा किया। अलवर पुलिस ने करीब पिछले 1 साल में ही 14 से 16 साल के 13 नाबालिगों को अलवर, दौसा व भरतपुर से पकड़ा, जो कि सेक्स टॉर्शन की गैंग में शामिल थे। सूरतगढ़ से खबर, जहां तापकीय परियोजना में अब कोयले की किल्लत नहीं रहेगी, क्योंकि रेलवे की करीब 18 गाड़ियां प्रतिदिन थर्मल पावर स्टेशन को कोयला उपलब्ध करवा रही है। आज सोमवार को सुबह से सांझ तक 8 रेलगाड़ियां कोयला लेकर थर्मल पावर स्टेशन पहुंची। थर्मल सूत्रों के अनुसार इस प्रकार कोयला आता रहा तो प्रदेश में जल्द ही बिजली संकट दूर हो जाएगा। आज इस बारे में डीपी के संवाददाता एसके दैया ने रेलवे स्टेशन पहुंचकर इस बारे में रेलवे स्टेशन राज सिंह शेखावत व परिवहन इंचार्ज से जानकारी प्राप्त की। सूरतगढ़ रेलवे स्टेशन के स्टेशन अधीक्षक राज सिंह शेखावत व रेलवे परिवहन इंचार्ज सतिंदर सिंह ने बताया कि रविवार से गाड़ियों में कोयले के रैंक आने शुरू हो गए। टीआई ने आगे बताया कि शुक्रवार को सूरतगढ़ थर्मल पावर स्टेशन में 8 रेलगाड़ियां कोयला लेकर पहुंची, जबकि 18 गाड़ियां और आ रही है। टीआई ने बताया कि एक परिवहन रेलगाड़ी में 58 रैंक होते हैं। इस प्रकार 18 परिवहन रेलगाड़ियों में 1044 रैंक कोयला रेलवे थर्मल को आपूर्ति कर रहा है। यह सिलसिला 2 दिन पहले शुरू हुआ था, जो अभी तक निरंतर जारी है। नागौर से खबर, जहां ऊंटवालिया गांव में मेहराम डूडी को अपने क्षेत्र में अच्छे कार्य करने पर भारतीय जीवन बीमा ने अभिकर्ता दिवस पर डूडी को स्वर्ण पदक से सम्मानित किया। यह पदक वरिष्ठ शाखा प्रबंधक नागौर चतुराराम प्रजापत, सहायक शाखा प्रबंधक प्रशांत चांडक, विकास अधिकारी मोहित भाकर के द्वारा स्वर्ण पदक से सम्मानित किया। तो वहीं नागौर में राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार 6 सितंबर को सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नीरजा दादीच ने जिला कारागार नागौर की मासिक व साप्ताहिक विजिट कर विचाराधीन बंदियों व सजायाफ्ता बंदियों के लिए कोविड-19 से बचाव के लिए जारी गाइडलाइन की, जिसमें निःशुल्क विधिक सहायता के बारे में उनको संवैधानिक अधिकारों के बारे में भी अवगत करवाया। निरीक्षण में जेल की क्षमता की जानकारी ली गई और साफ सफाई देखी गई। बंदियों को प्रदान करने वाले कंबल, बेडशीट आदि की धुलाई और हाइजीन और इंसेक्टिसाइड आदि के संबंध में भी जानकारी ली गई। जालौर एसीबी टीम ने सिरोही के जावोल में बड़ी कार्रवाई करते हुए चेयरमैन सरपंच विक्रम राणा को रंगे हाथों रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि मकान निर्माण के एनओसी यानी कि अनापत्ति पत्र जारी करने के एवज में घूस की मांग परिवादी से की जा रही थी। शिकायत परिवादी ने जालौर एसबी ब्यूरो कार्यालय में की। परिवादी की प्राप्त शिकायत पर जालौर एसीबी के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महावीर सिंह रणावत ने सत्यापन करके सुबह जवाल नगरपालिका के चेयरमैन को 18,500 की घूस लेते धर दबोचा। एएसपी महावीर सिंह ने बताया कि जवाल नगरपालिका का चेयरमैन विक्रम राणा एनओसी जारी करने के एवज में रिश्वत लेता था और सत्यापन में पाया कि 20,000 में एनओसी जारी की गई थी, जिस पर फाइनली 1,900 रुपए में सौदा तय हुआ था। चेयरमैन को रिश्वत की राशि लेते हुए ट्रैप कर दिया गया। वहीं अग्रिम विभाग कार्रवाई जारी है। नगरपालिका चेयरमैन है जो विक्रम राणा, ये कंस्ट्रक्शन और अन्य सभी कामों में एनओसी देने और अन्य कार्य करने की रिश्वत लेता है। इसकी जांच की गई और हमारे को रिपोर्ट मिली। उस रिपोर्ट का वेरिफिकेशन किया गया। सत्यापन में पाया गया कि इसने एक व्यक्ति से 20,000 रुपये लेने की बात की और फाइनली 19,000 में इसने तय किया और आज इसको जालौर एसीबी की टीम ने 19,000 रुपये लेते हुए रंगे हाथों ट्रैप किया। आगरा की ताज नगरी में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री अपने मित्र मनु अलग की माताजी रेणु अलग, स्वर्गीय पूर्व महानगर अध्यक्ष रसूईदीन सलोनी ऑयल के मालिक और वरिष्ठ सपा नेता स्वर्गीय शिव कुमार राठौड़ के निवास पर
उनके परिवार के साथ शोक व्यक्त किया। वहीं मीडिया से बात करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि किसानों का अपमान देश बर्दाश्त नहीं करेगा। किसान जो कर रहे हैं वो, और मुजफ्फरनगर में उनके केंद्र सरकार और राज्य सरकार को एक संदेश दिया है। उसके साथ ही समाजवादी पार्टी के साथ खड़ी हुई है। सरकार को बढ़ती महंगाई पर भी जवाब देना होगा। सरकार को किसानों का सम्मान करना चाहिए। उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा प्रदेश है, यहाँ पर बहुत लोग चुनाव लड़ने आएंगे। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि उत्तर प्रदेश में कितने लोग विधानसभा चुनाव में आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में छोटी दलों के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ेगी। और अपने चाचा शिवपाल यादव के लिए कहा कि जसवंत नगर सीट उनके लिए छोड़ दी है। साथ ही उनके साथियों का भी पूरी सम्मान समाजवादी पार्टी में किया जाएगा। को खोया है, कई हमारे परिचित लोगों ने भी, परिचित लोगों के बीच में भी जिनको इलाज नहीं मिल पाया वो हमारे बीच नहीं रहे। इसलिए आज का कार्यक्रम केवल इन परिवारों से मिलने का है। और जहां तक फिरोजाबाद का सवाल है, अभी पार्टी के कई नेता हमसे मिले, उन्होंने एक सूची भी दी है हमें कि किस किस गांव में कितनी बड़ी संख्या में बच्चे बीमार हैं। अभी क्या बीमारी है, किस कारण है, डेंगू है कि उसके साथ कोई और इन्फेक्शन है कि वायरल इन्फेक्शन है, जिसके कारण जान जा रही है। कई गांव ऐसे हैं जिसमें 300, 200, 100 बच्चों की बीमार हैं, अस्पताल भरा पड़ा है। और हमें उम्मीद है कि सरकार ध्यान देगी, अच्छा इलाज कराएगी। कोविड में क्या व्यवस्था की वो सबने देखी, कम से कम बच्चों की ये जान सरकार बचा लेगा। मुजफ्फरनगर में बड़ी किसान पंचायत हुई है, उत्तर प्रदेश की, आपने भी ट्वीट किया, सबने किया है, वरुण गांधी भी समर्थन दे रहे हैं, खुद बीजेपी से, क्या कहना चाहेंगे? मैं बधाई देता हूं किसानों को जो एक साथ इकट्ठे खड़े हो गए हैं। किसानों का सम्मान भारतीय जनता पार्टी को करना चाहिए। किसानों का अपमान देश नहीं स्वीकार करेगा। जिस तरह से सपने दिखाए थे भारतीय जनता पार्टी ने कि उनकी पैदावार की आय दोगुनी कर देंगे, आय दोगुनी किसानों की नहीं की, बल्कि हर चीज़ की महंगाई दोगुनी कर दी। सरकार को इसका जवाब देना चाहिए, किसानों का सम्मान करना चाहिए। और तीनों कानून जिसके लिए किसान इतने दिनों से संघर्ष कर रहे हैं वो कानून वापस होने चाहिए। लगातार मुकदमे पर ऐलान किया, 27 तारीख को भारत बंद का ऐलान किया किसान महापंचायत। समाजवादी पार्टी किसानों के पक्ष में है और किसानों का संघर्ष और किसानों का साथ समाजवादी पार्टी ने हमेशा दिया है। किसान ही है जो रोटी देता है, किसान ही है जब पैदावार कुछ न कुछ करता है तभी हम कपड़े पहनते हैं। जो किसान हमें रोटी देता हो, पेट भरता हो और कपड़े पहनने को देता हो, उसी का अपमान सरकार कर रही है। लगातार मुकदमों का दौर शुरू हो गया है और शुरुआत से चली रहा है जब से योगी सरकार बनी है। आज राज्यपाल पे भी मुकदमा लिख दिया गया, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो पॉलिटिकल लोग हैं वो मुकदमों से नहीं घबराते। सर ओवैसी भी उत्तर प्रदेश में आ गए हैं। ये उत्तर प्रदेश बड़ा प्रदेश है, यहाँ बहुत सारे लोग आएंगे। 2022 योगी जी कहते हैं कि अब विपक्ष डरा हुआ है, तो क्या आप भी डरे हुए हैं? सड़क पे संभल के चलना, कोई न कोई डराने को मिल जाएगा तुम्हें। 2022 की सभा की क्या तैयारी है सर? 2022 की क्या तैयारी सभा की? 22 में जनता बदलाव चाहती है। वहीं मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर से खबर, जहां राजमार्ग में चल रहे आध्यात्मिक संत रावतपुरा सरकार के चतुर्मास में आशीर्वाद लेने प्रदेश के मुखिया शिवराज चौहान संपत्ति सपत्नी वहां पहुंचे। तेंदुखेड़ा विधायक संजय शर्मा ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का तिलक बंधन कर फूल मालाओं से स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने पहले आध्यात्मिक संत रावतपुरा सरकार का आशीर्वाद दिया और फिर उनके साथ यज्ञ अनुष्ठान किया। मीडिया से बात करते हुए शिवराज सिंह ने कहा कि महाराज के आशीर्वाद लेने आया हूं, कोरोना की तीसरी संभावित लहर से रोक पाए इसके लिए प्रयास किया जा रहा है। प्रदेश सरकार हर स्तर पर इंतजाम कर रही है, लेकिन गुरु का आशीर्वाद भी जरूरी है। हम लोग क्या सीएम साहब क्या कहना चाहेंगे? आज धार्मिक आयोजन करने आया महाराज जी, रावतपुरा सरकार यहाँ चतुर्मास कर रहे हैं, उनका आशीर्वाद लेने हम लोग सब प्रयास कर रहे हैं कोरोना की तीसरी लहर रोक पाए और अब फिर से महामारी ना आ पाए। सरकार अपनी तरफ से सारे उपाय कर रही है, लेकिन गुरु का आशीर्वाद, ईश्वर की कृपा भी आवश्यक है। और दूसरे अल्प वर्षा भी हुई है, कई जगह
लगभग 17 जिलों में अल्प वर्षा की स्थिति है, तो सुदृष्टि हो। अपनी तरफ से सरकार सारे प्रयास कर रही है, लेकिन देवी की कृपा भी आवश्यक है। और अनेकों वर्षों से महाराज जी के दर्शन करता रहा हूँ। आज भी यही आशीर्वाद मांगा कि जनता सुखी हो, सब निरोग हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण। बिजनौर से खबर जहां नगर के रोडवेज बस स्टैंड पर दुकानदारों द्वारा बेवजह अतिक्रमण फैलाया जा रहा है और रोडवेज बस स्टैंड के आसपास खड़े वाहन व ठेलों वालों का अभियान चलाकर अतिक्रमण को हटाया गया। मामला जनपद बिजनौर के चांदपुर रोडवेज बस स्टैंड का है, जहां पर खड़े डगामगार वाहनों को हटवाने के लिए उप जिला अधिकारी वीरेंद्र कुमार मौर्य और पुलिस क्षेत्राधिकारी शुभ व सूचित वे थाना अध्यक्ष चांदपुर मनोज कुमार के नेतृत्व में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया, जिसमें रोडवेज व बस स्टैंड के आसपास खड़े ठेले वाले डगामार वाहनों और अनावश्यक रोड पर दुकानदारों द्वारा किया गया अतिक्रमण को हटाया गया। सर, जो आज अतिक्रमण चलाया गया, सर क्या पूरा मामला सर? ये जो रोडवेज बस स्टैंड के आसपास दुकानें फैला के लोग रख रखते हैं, ठेलियाँ है और कुछ अस्थायी दुकानें हैं और यहाँ पे तमाम डग्गामार गाड़ियाँ खड़ी हो जाती हैं। तो जब यहाँ चला कर इनको भगाया गया और वो जो अस्थायी दुकानें थे उनको हटाया गया। ये क्रम लगातार चलता रहेगा। रोडवेज पर कोई भी प्राइवेट गाड़ियाँ नहीं खड़ी होने दी जाएगा, अनावश्यक भीड़ भाड़ न हो, जिससे सवारियों आने जाने में असुविधा न हो। कोई भी गाड़ी अगर इधर उधर मिलती चालान लगातार किया जाएगा। एयरपोर्ट भी लगातार हम लगा रहे हैं। बहराइच से खबर जहां 2022 में होने वाले विधानसभा चुनावों में जीत हासिल करने के लिए सभी पार्टियों ने ब्राह्मण समाज को एकजुटता करना शुरू कर दिया। आज बहराइच में समाजवादी पार्टी की तरफ से समाजवादी बुद्धिजीवी समाज सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें पूर्व विधानसभा अध्यक्ष माता प्रसाद पांडे, पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रोफेसर अभिषेक मिश्रा व पूर्व विधायक संतोष पांडे सहित आधा दर्जन से अधिक ब्राह्मण समाज के नेताओं ने शिरकत की। बुद्धिजीवी समाज को संबोधित करते हुए माता प्रसाद पांडे ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में सबसे अधिक ब्राह्मणों की हत्या हुई है। आगामी चुनाव में ब्राह्मणों को एकजुट होकर समाजवादी पार्टी का साथ देना होगा। नहीं है, आज पूरा उत्तर प्रदेश याद कर रहा है बसपा के काल में जिस तरीके से SC ST के मुकदमे लिखे गए थे, जिस तरीके से अपमानित किया गया था लोगों को, जिस तरह जमीन पे बैठाया जाता था, जिस तरह तिरस्कृत किया गया था, जिस तरह लोगों के खिलाफ अत्याचार हुआ था, जिस तरीके से उनके विधायकों और मंत्रियों ने जमीनों पे कब्जा किया था और जिस तरीके से एक खास वर्ग, खासकर ब्राह्मण, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एक मकान की, एक घर की बन गया था। तो अब कोई भी तरीका नहीं है कि कोई भी आदमी दोबारा, कोई वर्ग हो और खासकर ब्राह्मण समाज बसपा से जुड़ने जा रहा हो। बसपा का अस्तित्व खत्म हो गया है, बसपा की अब लड़ाई नहीं बची है। उत्तर प्रदेश की लड़ाई सीधी सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी की होने जा रही है। उत्तर प्रदेश ने मन बना लिया है, पूरा आशीर्वाद हर वर्ग का, हर समाज का, खासकर ब्राह्मणों का माननीय अखिलेश यादव जी को मिल रहा है, बड़ों का, बुजुर्गों का आशीर्वाद मिल रहा है और दोबारा आप देखेंगे 2022 में बहुमत की सरकार समाजवादी बनाएंगे। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम उन्होंने आज आप बहराइच आए हुए हैं, आपके आने का मुख्य उद्देश्य क्या है, पहले ये आप बता दें। बोलिए, हमें बोलना है बोले तो मैं तो कह रहा हूँ, नहीं आप बोले प्लीज। देखिए, हमारा उद्देश्य है कि समाज में जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, जिनको अभी वो सुविधा नहीं मिल पाई है जो संविधान में वर्णित है, ऐसे लोगों को आगे लाने के लिए, प्रयास करने के लिए, उनको इस लड़ाई में जोड़ने के लिए प्रबुद्ध समाज से निवेदन करने आया हूँ कि इनको साथ लेकर के आप इस सरकार को हटाने में सहायता करें। भाजपा कह रही है कि ब्राह्मण वर्ग बरगलाने वाला नहीं है, वो ब्राह्मण वर्ग हमारे साथ में है, पहले भी हमारे साथ में था। अब आपको क्या बताऊँ, यह रहे जमानत जब्त हो जाती थी तो इनके साथ ये रहे, ऐसा नहीं। ब्राह्मण समझदार है, ब्राह्मण इस देश के जनता के मन का राजा है, वो जैसा चाहेगा वैसे इनको ले जाएगा, तो वो बरगलाएगा नहीं। वो सोच समझ के बरगलाने वाले अलग चाहिए, वही बात के घूम रहे हम लोग तो धोती पहन के आए। अभी बसपा के राष्ट्रीय महासचिव ने भी यहाँ पे बहराइच में आकर भी प्रबुद्ध सम्मेलन किया, कई जगह कर रहे हैं। सभी पार्टियाँ ब्राह्मणों को फिर से एक बार रिझाने का प्रयास कर रही हैं। क्या लगता है ब्राह्मण किधर जाएगा? क्या ब्राह्मण के मन में वापोह की स्थिति नहीं इससे और बन रही है? ब्राह्मण के लिए समाजवादी पार्टी क्या करेगी आगे? देखिए, समाजवादी पार्टी का जो काम है, जो समाज के लिए है, कोई ब्राह्मण के लिए भी, जो सबके लिए करेंगे वो ब्राह्मण के लिए भी करेंगे। लेकिन हमारा काम समाज को आगे ले जाना है, बेरोजगारों को रोजगार के बारे में बात करना है, ये हमारा
और सारी जो उनके लिए व्यवस्थाएं समाज की एक एक गिनाना संभव नहीं है, उसको हमारी पार्टी करेगी। जैसे हमने 102 चलाया, इसको फायदा मिला, जनता को मिलाना, तो उसमें थोड़ा ना कि इसमें अहिरे बैठ के जाए, उसमें पंडित नहीं जाते, उसमें ठाकुर नहीं जाते, उसमें हरिजन नहीं जाते। तो हमारी सरकार की जो योजनाएं हैं पूरे समाज के लिए, और जो समाज के लिए है तो ब्राह्मण समाज को मिलेगा। खबर कासगंज से, जहां थाना सिकंदरपुर वेश्या गांव के सलालावत नगर उर्फ सुमेर नगला के एक युवक ने आधा दर्जन से अधिक लोगों को लाखों रुपए की ठगी के लोन दिलवाने के नाम पर शिकार बना लिया। वहीं गांव चिरोली के रहने वाले सोनू ने बताया कि सलावत नगर सुमेर नगला के आराम सिंह ने उसे 25 लाख रुपए का लोन सरकार से दिलवाने की बात कहकर 1,15,000 रुपए ले लिए। जब सोनू का लोन नहीं मिला तो उसने अपने रुपए वापस मांगे तो आराम सिंह ने उसे गुमराह कर रहा है और नए पैसे देने की बात कर रहा। सोनू के अलावा एक दिव्यांग महिला से भी आराम सिंह ने 10,000 रुपए ठग लिए। वहीं सोनू के अलावा आधा दर्जन से अधिक लोग थाने पहुंचे। जब सोनू ने आरोप लगाया कि सभी से आराम सिंह ने ठगी की, इस पर नटवर लाल सिंह के खिलाफ सभी पीड़ितों ने कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि उनके पैसे वापस करवाए जाए या आराम सिंह के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। सोनू में थाने इसलिए आया हूँ कि सुमेर नगला के आराम सिंह हैं, उन्होंने मेरे पैसे चाल पट्टी से 1,15,000 रुपया ले लिए थे। अच्छा। ये कहा था आपकी 25 लाख रुपए की लोन निकलवाऊंगा। कब लिए थे? 1 साल हो गई। अब वापस मांगते हो, क्या चाहते हो? हम वापस मांगते हैं, हमारा काम हो जाए। अच्छा। हाँ जी। किस गांव के रहने वाले हैं आप? हम चिरोली खाती, थाना सुनगढ़ी। प्रशासन से क्या चाहते हो? प्रशासन से ये चाहते हैं हमारा काम हो या फिर इनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। हूँ चांदपुर से आई हूँ और आराम सिंह सुमेर नगर के मेरे पास गए थे। उन्होंने बोली थी कि 10,000 रुपया मुझे दे दो और मान गए मैं तुम्हें 22,000 रुपया खाते में आ जाएंगे और मशीन एक दिलवा दूंगा। 1 साल हो गई पूरी, अभी तो कुछ नहीं हुआ है। मैंने रुपये लौटा दें। तो कहाँ का रहने वाला है? सुमेर नगर की, मैं बता तो रही हूँ। अच्छा, अब क्या चाहती हैं आप? मेरे पैसे लौटा दें या तो काम करवा दें, एक काम करवाएं। तो प्रशासन से क्या चाहती हैं आप, बोलो? या मेरे पैसे दिलवा दो या मेरा काम करवा दो, बस। वहीं गंज जुडवारा जनपद कासगंज के शहर में नवागत क्षेत्र अधिकारी पटियाली R.K. तिवारी और गंज जुडवारा कोतवाली प्रभारी रिपुदमन सिंह अपने पुलिस बल के साथ शहर के गंज जुडवारा के कई विभिन्न चौराहे जैसे पटियाली मेन तिराया, सब्जी मंडी, राजाराम चौराया, वान मंडी पर पैदल फ्लैग मार्च किया। वहीं 2 पहिया वाहनों पर बैठे 3 सवारी को भी हिदायत देकर छोड़ा गया। उत्तर प्रदेश में बढ़ते डेंगू के प्रकोप में जनपद कासगंज के गंज जुडवारा ब्लॉक के गांव नगला भगना और एक व्यक्ति की डेंगू से 45 वर्षीय जयसिंह पुत्र राम भरोसे की डेंगू के चलते मृत्यु हो गई। परिवार में कोहराम मचा हुआ है। उनकी एक लड़की और 2 लड़के ग्राम प्रधान व ग्रामवासियों ने परिवार वालों के लिए दिलासा दी है। वहीं कासगंज में जिला पंचायत की एक बोर्ड की मीटिंग आयोजित की गई, जिसमें कासगंज का नाम बदलकर पूर्व मुख्यमंत्री व राज्यपाल स्वर्गीय कल्याण सिंह के नाम पर रखने का प्रस्ताव बहुमत से पारित किया। वहीं कासगंज जिला पंचायत के नाम बदलने का प्रस्ताव को उत्तर प्रदेश शासन के पास भेजने की तैयारी कर रहा है। बता दें कि बीती 22 अगस्त को यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के निधन हो गया था, जिसके बाद बीती 4 अगस्त को कासगंज जिला पंचायत बोर्ड की बैठक जिला पंचायत अध्यक्ष रत्नेश कश्यप की अध्यक्षता में आयोजित हुई, जिसमें जिला पंचायत वार्ड संख्या 4 की सदस्य सितारा कश्यप ने प्रस्ताव रखा कि जिला कासगंज का नाम बदलकर स्वर्गीय कल्याण सिंह के नाम पर रखा जाए, जिस पर सदस्यों ने इसे प्रस्ताव को बहुमत से पारित कर दिया। अध्यक्ष जी का जो मांग प्रस्ताव पास हुआ है, उसको लेकर क्या कहेंगे? कासगंज जनपद वासियों ने मांग की है कल्याण सिंह के नाम से वो जी 4 तारीख को हमारी बोर्ड की बैठक में सभी सदस्यों की सहमति से मैंने बाबूजी के नाम को कासगंज नाम पर रखने की प्रस्ताव पास किया है। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि जनपद कासगंज बाबूजी की कर्म भूमि रहा है। बाबूजी यहाँ से सांसद भी रहे हैं, विधायक भी रहे हैं और बाबूजी का जो योगदान राम मंदिर बनाने में रहा, वहाँ के लिए उन्होंने अपनी कुर्सी तक त्याग दी। ऐसे महापुरुष के नाम पर अगर हमारे कासगंज जिले का नाम रखा जाएगा तो ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात होगी। और बाबूजी सर्व समाज के नेता थे। सभी लोगों की मांग पर मैं कासगंज जिले का नाम बाबूजी के नाम पर रखना चाहती हूँ। ये कि कासगंज जनपद को कल्याण नाम से रखा जाए और इसी नाम से इसकी पहचान हो। क्या कहेंगे आप भाजपा नेता हैं?
जिला पंचायत अध्यक्ष और जिला पंचायत सदस्यों ने जो फैसला लिया है वो जनता की मांग पर फैसला लिया है। जनता चाहती है, सर्व समाज के लोग चाहते हैं कि बाबूजी को एक अलग पहचान मिले। बाबूजी कासगंज जिले में बहुत ही उन्होंने अपना समय गुजारा है, राजनीति कासगंज में उन्होंने की थी और कासगंज के लिए बहुत बड़ा योगदान रहा है उनका। तो सभी लोग चाहते हैं कि कासगंज का नाम बाबूजी कल्याण सिंह के नाम पर रखा जाए, क्योंकि बाबूजी एक हिंदूवादी नेता थे और सर्व समाज के नेता थे। उन्होंने राम जन्मभूमि में भी बहुत बड़ा उनका योगदान रहा है। उन्होंने राम जन्मभूमि के लिए अपनी कुर्सी भी त्याग दी थी। ऐसे महापुरुष के नाम पर अगर हमारे ज़िले का नाम रखा जाता है तो ये कासगंज वासियों के लिए बहुत बड़ा सौभाग्य की बात होगी। इससे पूरे भारत में बाबूजी के नाम से हमारे ज़िले को पहचान मिलेगी। आगरा से खबर, जहां अग्रकुल प्रवक्ता और समाजवाद के प्रेरणा महाराजा अग्रसेन की 5145वीं जयंती महोत्सव की तैयारियां ताजनगरी में शुरू हो चुकी है। इस कार्यक्रम में श्री अग्रवाल संघ व प्रतापनगर जयपुर हाउस ने 3 दिवसीय महोत्सव की भव्य और विस्तृत रूपरेखा तैयार की है। 7 सितंबर 2021 को प्रतापनगर स्थित बुर्जी वाले मंदिर में श्री अग्रवाल संघ के पदाधिकारियों ने 3 दिवसीय महोत्सव की विवरण पत्रिका का विमोचन कर महोत्सव का प्रचार प्रसार भी शुरू कर दिया। इनकी कोशिश अधिक से अधिक अग्रवंशियों को समारोह से जोड़ने की है। संस्था के अध्यक्ष एडवोकेट अमित जैन ने इस मौके पर पत्रकारों को बताया कि 5 से 7 अक्टूबर को महाराजा अग्रसेन जयंती प्रतापनगर जयपुर हाउस क्षेत्र में धूमधाम से मनाई जाएगी। मैं प्रेमचंद अग्रवाल सुबारी वाले के नाम से जानते हैं मुझे। आज ये प्रेस वार्ता किस विषय पर रखी गई है? आज ये प्रेस वार्ता महाराज अग्रसेन जयंती 7 अक्टूबर को जो होना है उसके उपलक्ष्य में रखी गई है। मेन तो ये रखा गया था कोविड के नियम को देखते हुए इस बार शोभा यात्रा का कार्यक्रम नहीं रखा जा रहा है। इसको शॉर्ट में रखते हुए महाराज अग्रसेन भवन में सारी व्यवस्था रखी गई है। उस भवन में महाराज के पुत्र बहू हैं और महाराज अग्रसेन और माधवी जी का स्वरूप तैयार करके सीधा वहाँ जाके बैठा दिया जाएगा। सारे कार्यक्रम जो भी होने हैं वो सारे अग्रसेन भवन में होंगे। बाकी के 5 और 6 तारीख को जो कार्यक्रम बच्चों के होते हैं वो बुर्जी वाले मंदिर पर रखे गए हैं और शाम को मेहंदी प्रतियोगिता, महिलाओं को मेहंदी लगाई जाएगी। क्या इसमें जो प्रोग्राम होने हैं उसमें किसी को जैसे हार जीत होती है महिलाओं को प्रतियोगिता रखे उसको गिफ्ट भी देने हैं महिलाओं को? वो गिफ्ट देने जो और सालों के अपेक्षा शॉर्ट में रखे गए हैं। बाकी फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 रखे जाते हैं। वो जो कार्यक्रम यहाँ होंगे उसकी प्रतियोगिता के जो गिफ्ट दिए जाएंगे वो अग्रसेन भवन पर दिए जाएंगे। मेरा नाम महावीर मंगल है, मुझे चावल वालों के नाम से जानते हैं। महाराजा अग्रसेन जी की जयंती के उपलक्ष्य में क्या-क्या कार्यक्रम रखे गए हैं संस्थान के? महाराजा अग्रसेन जी की जयंती बड़े धूमधाम से मनाई जा रही है और यहाँ प्रतापनगर में भी महिलाओं की काफ़ी प्रतियोगिता, बच्चों की मेहंदी प्रतियोगिता महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए भी रंग भरो थाल सज्जा, कई तरह के आयोजन यहाँ होंगे। और इसके बाद इनका जो फर्स्ट सेकंड थर्ड जो प्राइज़ दिए जाएंगे वो महाराजा अग्रसेन भवन लोहा मंडी में दिए जाएंगे और वहाँ बड़ा धूमधाम से महाराजा अग्रसेन जयंती को बड़ा धूमधाम से और वहाँ 56 भोग की महारानी लक्ष्मी जी की 56 भोग की झांकी लगेगी और वहाँ सभी को प्रसाद की व्यवस्था रहेगी। वहीं पे जल पूरी व्यवस्था है खाने पीने की और बड़ा धूमधाम से महाराजा अग्रसेन जयंती का पर्व मनाया जाएगा, जिससे अपने अग्रवाल समाज में सभी को उत्साह भी है। और बड़े क्योंकि इस समय कोविड चल रहा है उसको देखते हुए केवल शोभा यात्रा स्थगित की है, बाकी का आयोजन बड़े धूमधाम से और सभी को प्रसन्नता के साथ मनाया जाएगा। अग्रवाल संघ अध्यक्ष अमित जैन एडवोकेट। आज ये प्रेस वार्ता किस विषय पर रखी गई? 7 अक्टूबर महाराजा अग्रसेन जी की जयंती के महोत्सव में आज की ये मीटिंग रखी गई है। 5, 6 और 7 3 दिन का एक प्रोग्राम महाराजा अग्रसेन जी की जयंती के रूप में रखा गया है। कोविड की गाइडलाइंस को मद्देनज़र रखते हुए इस बार की जो भी हमारी महाराजा अग्रसेन जी की जयंती है वो जयंती के रूप में मनाई जाएगी। कोई भी हम शोभा यात्रा नहीं निकालेंगे इसके अंदर और इसका संदेश हर घर में यही पहुंचाना है हमारे को कि महाराजा के अग्रसेन जी की
जयंती का एकता और सद्भावना के रूप में हमें सबको मनाना है। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही और तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए DPK न्यूज़। नमस्कार।